नमस्कार नमस्कार आप सभी लोगों को तैनगोरिया का बहुत बहुत नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ एक बार फिर आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर आपकी फीलिंग वाली क्लास में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने टीजीटी पीजीटी एनवीएस केवीएस जी ट्रिपल एस बी सभी एग्जामों के टीची एग्जाम के लिए हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है, जिसमें आपकी लीनियर अलजेब्रा मैंने स्टार्ट करा दिया था। मैट्रिक्स मैट्रिक्स जो आपका पहला यूनिट है उसकी कल पहली क्लास हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी लोगों ने प्रॉपर तरीके से नोट्स वगैरह सब कुछ बना लिए होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, संग के संग नोट्स नहीं बनाओगे लफड़ा पड़ जाएगा भैया, भूल जाओगे। तो अपने हस्तलिखित नोट्स से बेहतरीन और कुछ नहीं होता है। तो अपने नोट्स स्वयं बनाने का प्रयास करें, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने यहाँ तक सब कुछ कल हमने स्टार्ट किया था, यहाँ तक सभी लोगों ने प्रॉपर तरीके से अच्छे से देख लिया होगा। तो चलिए आज का सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी भी मुझे नया देख रहे हो तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स और बॉयज दोनों का ग्रुप अलग अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखो भाई साहब, कल हमने यहां तक सीख लिया था। इसके बाद आता है अगला टॉपिक, इक्वल मैट्रिक्स। बड़े ध्यान से इसको पढ़ेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। तुम्हें नाम से फीलिंग आ रही है, इसके सवाल बहुत आते हैं पेपर में। सर ये क्या होता है, देखो, द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। मतलब किन्हीं दो मैट्रिसेस को हम इक्वल कब बोलेंगे? बी इक्वल, पहली कंडीशन, दे हैव सेम ऑर्डर। पहली बात तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दे हैव सेम ऑर्डर, ठीक है। और दूसरी बात, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल एंड पोजीशंस। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब उनके सापेक्ष जो एलिमेंट होंगे दोनों में, आर एलिमेंट्स आर इक्वल एंड पोजीशंस, आर इक्वल एंड पोजीशंस। कहने का मतलब मेरा सुनो ध्यान से, हम दो मैट्रिक्स को बराबर कब का दर्जा कब देते हैं? देखो एग्जांपल, एग्जांपल ये है कि एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, इस तरह से है कि 1 x और 3, फिर है y 1 और z। एक मैट्रिक्स तुम्हारे पास बी है, किस तरह से है? 4 1 v और 3 1 2, है ना? 3 1 और 2। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब कहलाई जाएंगी? ये तब कहलाई जाएंगी जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर यू कर लेना, ये यू है, ठीक है, दिस इज यू, ये वी नहीं है, यू है ये, ठीक है। अब देखो बड़े ध्यान से इसको देखेंगे। तो पहली बात तो इसका ऑर्डर चेक करो, ये कितने बाई कितने की है? इसके अंदर 2 रो है सर, यस सर, और 3 कॉलम है। इसके अंदर भी सर, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यस। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स इक्वल है, इनको हम इक्वल का दर्जा देने जा रहे हैं, पेपर में सवाल ऐसे ही बनता है। तो बताओ एक्स वाई जेड के मान क्या होंगे? सभी को पता है भैया कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं और इक्वल पोजीशन पे होते हैं। तो यहाँ पे 1 की जगह पे कौन है? यू। तो यू का वैल्यू क्या आ गया? यहाँ से 1। एक्स की जगह पे यहाँ कौन है? 1। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया? यहाँ से 1। वी की जगह पे यहाँ पे कौन है? 3। तो वी का वैल्यू कितना आ गया? 3। वाई की जगह पे क्या है? 3। तो वाई का वैल्यू कितना आ गया? 3। वन की जगह पे 1 है और जेड की जगह पे क्या आ गया? 2। तो बहुत सिंपल सा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, खास करके एनवीएस केवीएस में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, टीजीटी पीजीटी में भी बनते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स। तो जिन विद्यार्थियों ने मुझसे सेट थ्योरी पढ़ी है उनको समझ में आ चुका होगा सब मैट्रिक्स कैसे कहते हैं। सब का मतलब होता है, जिन्होंने सबसेट पढ़ा था, सब का मतलब यस, टुकड़ा या बच्चा, वेरी गुड। तो मतलब किसी मैट्रिक्स में से अगर मैं कुछ एलिमेंट्स को तोड़ करके एक नई मैट्रिक्स बना दूं तो उसको बोला जाएगा सब मैट्रिक्स। पेपर में आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मैट्रिक्स इसकी उप मैट्रिक्स है या उपाव्यू है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, अ मैट्रिक्स विच इज ऑप्टेन्ड, मेरे संग संग लिखा करो,
which is obtained from the given matrix, the given मैट्रिक्स जो दी हुई मैट्रिक्स से ऑब्टेन होती है बाय डिलीटिंग बाय डिलीटिंग एनी नंबर बाय डिलीटिंग एनी नंबर ऑफ रोज एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स एनी नंबर ऑफ रोज ठीक है एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स ठीक कोई समस्या इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ठीक कोई समस्या मतलब कहने का क्या है देखो सुनो अगर किसी मैट्रिक्स में से मैं कुछ नंबर को डिलीट कर दूं कुछ रो को डिलीट कर दूं या कुछ कॉलम को डिलीट कर दूं मतलब कहने का वही हो गया कुछ अलग से हटा के निकाल लूं या कुछ उसमें से हटा दूं तो क्या बनेगा वो उसकी टुकड़ा बनेगा वो कहलाएगी सब मैट्रिक्स एग्जांपल ये रहा तुम्हारे सामने अगर मेरे पास एक पापा मैट्रिक्स है मतलब जिसमें से सारी मैट्रिक्स बनेंगी अभी ABCDEF और मैंने क्या किया मैंने इसमें से कुछ मैट्रिक्स चूज कर ली सर कैसे चूज कर ली आपने देखो ऐसे चूज कर ली एक मैंने चूज करी लाइक दिस DEF मैंने इसमें केवल ये नीचे वाली रो रखा ये कितने बाई कितने की है ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने की 2/3 की और ये सर 1/3 की एक मैट्रिक्स ऐसी मैंने बी बना दी बी मैंने ये रखा केवल DE बस एक मैट्रिक्स मैंने सी बना दी सी के अंदर मैंने रखा केवल ई एक मैंने डी बना दी और डी के अंदर मैंने रखा BCEF अब ध्यान से देखो बहुत ध्यान से देखना मैंने क्या किया दी हुई पापा मैट्रिक्स में से मैंने बच्चे बना दिए देखो इसमें ये जो तीन एलिमेंट आ रहे हैं इसी के तो इससे हैं मतलब इसके मैंने अंजर पंजर अलग कर करके अलग अलग बच्चे बना दिए तो है तो इसी के अवयव ये आए कहां से आए तो इसी में से तो यही तो मैंने आपको बताया था सबसेट में सबसेट क्या होता था किसी भी सेट के टुकड़े अलग कर लो तुम कोई टुकड़ा हो किसी सेट का समझ में आया कि नहीं आया तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये तो इसको हमेशा याद रखेंगे तो ये जितने भी सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जितनी भी मैट्रिक्स हमने अलग अलग बनाएंगे ये सारी की सारी कहलाएंगी सब मैट्रिक्स किसकी मैट्रिक्स एम की ये सारी की सारी क्या है सब मैट्रिक्स हैं ठीक है ठीक है अब सुनना बड़े ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट बात तो मैं बता रहा हूं अगर मैंने यही सेम दोबारा लिख दिया तो ABC और DEF अब तुम इसके बारे में क्या बोलोगे ये भी सब मैट्रिक्स है जिस तरह से हर एक सेट खुद का सबसेट होता है सेम उसी प्रकार से हर एक मैट्रिक्स खुद की सब मैट्रिक्स होती है इसको नोट कर लो एवरी मैट्रिक्स एवरी मैट्रिक्स इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ इसको मैंने पूरा सेट थ्योरी से रिलेट कर दिया है अच्छा तो सर ये क्या है ये देखो ये प्रॉपर टुकड़े हैं यस तो तुरंत फीलिंग आई दिमाग में ये जो जितने भी मैंने टुकड़े बनाए हैं ABCD करके ये सारे एग्जैक्टली मैट्रिक्स के बराबर नहीं है तो सेम डेफिनेशन प्रॉपर सबसेट की क्या होती थी कि वो टुकड़ा जो एग्जैक्टली सेट के बराबर ना हो उससे हमेशा छोटा ही रहे तो मतलब ये सारे के सारे प्रॉपर सब मैट्रिक्स कहे जाएंगे क्या कहे जाएंगे प्रॉपर सब मैट्रिक्स तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए इसको याद कर लो लिखवा रहा नहीं हूं मैं अगर कोई मैट्रिक्स का टुकड़ा उससे छोटा है तो सब मैट्रिक्स तो है लेकिन कौन सी कैटेगरी में आ रहा है वो प्रॉपर सब की कैटेगरी में आ रहा है ठीक है ऐसे तुम याद रखना और हर एक मैट्रिक्स खुद की सब मैट्रिक्स भी होती है इस बात को हमेशा याद रखना अगर ये सारे के सारे टुकड़े अभी ये सब मैट्रिक्स तो हैं लेकिन कौन सी कैटेगरी के हैं प्रॉपर सब मैट्रिक्स के ओके आगे बढ़ते हैं इसके बाद आता है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स सभी को पता है ये तो यार एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है ये तो सभी को पता होगा एक बार एक एक एग्जांपल करके बता दूंगा इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि सब कुछ बेसिक से चल रहा है तो फिर बेसिक से ही चलने देते हैं सीक्वेंस क्यों खराब करें 1 3 5 2 6 4 और बी बराबर 2 4 6 2 4 6 और 5 3 1 5 3 1 ठीक है यहाँ पे एक चीज लिख लो बस कि हम केवल तभी ऐड कर सकते हैं जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है द सम ऑफ टू मैट्रिक्स सम ऑफ टू मैट्रिक्स
ए एंड बी इज डिफाइंड इज डिफाइंड ये ऐसा कब हो सकता है? इफ द मैट्रिक्स ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर। इफ द मैट्रिक्स ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर। यहां से सवाल बेसिक से उठ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको लिखाई है। अब देखो बड़े आराम से जोड़ते कैसे हैं, बड़ा सिंपल सा फंडा है इसका। ए प्लस बी कैसे जोड़े हुए? वन को वन की पोजीशन पे कौन है यहाँ पे? टू, तो टू और वन थ्री, थ्री और फोर सेवन, छह और पांच 11, पांच और दो 7, छह और तीन 9, चार और एक 5, ऐसे जोड़ देंगे, बात खत्म। अगर मैं यही को ऐसे लिख दूं तो 2 4 6 5 और 3 1, फिर आपसे बोलूं कि इन दोनों को ऐड कर दो, तो इसका एडिशन डिफाइन नहीं है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुम्हें बहुत। नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ऐसा क्यों? क्योंकि सर आपने अभी बताया कि दो मैट्रिक्स को हम जोड़ तभी और तभी सकते हैं दोनों का ऑर्डर सेम होता है। तो पेपर में यहां से पक्का क्वेश्चन उठने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एडिशन में पूछेगा तो यही पूछेगा कि दोनों मैट्रिक्स आपको दे रखे होंगे, इनका एडिशन बताओ। तो जल्दबाजी में काम खराब मत कर देना, एडिशन केवल तभी डिफाइन होता है कि जब दोनों का सेम ऑर्डर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये भी बड़ा सिंपल सा है, सभी को कक्षा 12 में पता होगा। इसके भी सवाल पेपर में बहुत उठते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे आप कि मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कब होता है? मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब मैट्रिक्स बाई एम को, ये तो अलग चीज है। देखो, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन तब होता है, द मल्टीप्लिकेशन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कब होता है? इज डिफाइंड इफ। कब होता है सुनो बड़े ध्यान से, पहले के कॉलम दूसरी की रो के बराबर होने चाहिए। मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं ए आई जे का, और इसका ऑर्डर है कितना? इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, और एक मैट्रिक्स है ये बी आई जे करके, और इसका जो ऑर्डर है वो है पी क्रॉस क्यू। तो ध्यान रखना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन केवल और केवल तब होता है जब अंदर वाले दोनों सेम होते हैं। मतलब पी बराबर एन के हो जाए, बस। इसका क्या मतलब है? कि पहली के कॉलम दूसरी के रो के बराबर होने चाहिए। ये लिख दे रहा हूं मैं, पहली के कॉलम बराबर दूसरी के रो। जितने दूसरी में रो होंगे उतने पहले में कॉलम होने चाहिए। और अपना उत्तर क्या आता है? अपना उत्तर आएगा बाहर वाला। मतलब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो ए बी का ऑर्डर बनेगा, वो क्या बनेगा? ए बी का ऑर्डर वो बाहर वाला बनेगा, वो बनेगा एम क्रॉस क्यू। बाहर वाला अपना आंसर होता है। ठीक है, आंसर का होगा ये। तो ये चीज आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर। किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसको बड़े ध्यान से समझना। है तो सिंपल सा ही, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में गलत हो जाता है। तो इफ के इज एनी नंबर, कि कोई नंबर है, एंड ए बराबर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन, बी अ मैट्रिक्स, ओके, बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, कुछ भी हुआ मतलब ऑर्डर बताइए। देन के ए, तुमसे किसी ने बोल दिया कि इस के का मल्टीप्लाई करो ए के साथ, तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? हर एक अवयव के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। के ए आई जे
एम क्रॉस एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने तुम्हें बताई है। हो सकता है तुमसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी बना के भी पूछ सकता है वो, कि अगर तुमने किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया है तो हर एक एलिमेंट में होगा, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसमें गलती की चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए इसको दिक्कत खड़ी इसमें मत करना, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा। क्वेश्चन ये है कि ए बराबर यहाँ पे है हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1720 और 04। एक बी मैट्रिक्स है, ये है 15 और 32। और ये ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन, ए बी इज डिफाइंड, ए डॉट बी इज डिफाइंड। दूसरा है ए डॉट बी इज नॉट डिफाइंड। उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ बी डॉट ए आएगा। बी डॉट ए इज डिफाइंड। और तीसरा है बोथ। और चौथा है नन। अब इसको कैसे समझेंगे, बड़े ध्यान से देखो। अब मुझे ए डॉट बी की जब बात करनी है तो ए का ऑर्डर क्या है वो चेक करते हैं ना। तो ए का जो ऑर्डर है वो क्या है, जो कितने कितने कितनी रो है, एक दो तीन, तीन क्रॉस दो। और बी का जो ऑर्डर है वो क्या है, दो क्रॉस दो। अब बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से, तुम्हें क्या सुनना, बड़े ध्यान से सुनो, देखो देखो देखो। मल्टीप्लाई होने के लिए, ए इंटू बी होने के लिए, पहली वाली के कॉलम दूसरी के रो के बराबर होने चाहिए। यस सर, बराबर हैं। इसका मतलब ए डॉट बी डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, क्या बी डॉट ए डिफाइन होगा? नहीं, क्यों? बी डॉट ए में बी पहले लिखा हुआ है, मतलब टू क्रॉस टू पहले और थ्री क्रॉस टू बाद में। तो डिफाइन कब होता है, जब पहली वाली के कॉलम दूसरी के रो के बराबर हो जाए। इसमें कॉलम अब दो हो गए और रो कितनी है, तीन, बराबर नहीं है, इसीलिए ये नॉट डिफाइंड। कैंसल कैंसल कैंसल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके बाद आती हैं आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखना गाइस। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखो सर, प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, देखो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए प्लस बी हमेशा बराबर होता है बी प्लस ए के। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, सबको ये तो पता होता है कि हाँ ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर है, लेकिन इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। ये केवल कब होल्ड कर रहा है, केवल एडिशन में होल्ड कर रहा है, ठीक है। होल्ड अंडर एडिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। जब मैंने आपको ग्रुप थ्योरी वाला पार्ट करवाया था, ग्रुप थ्योरी में मैंने आपको सिखाया था कि कम्यूटेटिव लॉ कैसे बोलते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। हमारे पास कोई दो अवयव है और कोई ऑपरेशन लगा उनके बीच में, तो अगर उसका उल्टा करने पर भी बराबर आता है, कोई ऑपरेशन लगा है उसका उल्टा करने पर ही बराबर आता है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इसको याद रखना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि दो मैट्रिक्स के जोड़ में केवल कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, गुणा में नहीं होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से हमको पता चल गई, ठीक है। अगला देखो, ए बी जरूरी नहीं है कि बराबर हो बी ए के, इन जनरल, ठीक है। नीड नॉट बी होल्ड, सेम लॉ है, नीड नॉट बी होल्ड। ध्यान रखना हमेशा, मल्टीप्लाई में जरूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव लॉ आपका होल्ड हो ही हो। नेक्स्ट, थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, ए प्लस बी बराबर ए बी प्लस ए सी। अब बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हुआ है, लेफ्ट हैंड से हमने मल्टीप्लाई किया है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए हमारा बी पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ लेफ्ट हैंड से, फिर वही ए सी पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जब भी कोई नंबर या कोई मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड से घुसती है अंदर, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैट्रिक्स में होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, होल्ड, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट बात थी। और कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये हमारा है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको भी लिख लो, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक। अगर सेम यही ऐसे होता तो बी प्लस सी और ए कैसे खुलता ये, बी ए प्लस सी ए करके खुलता। फिर इसको क्या बोलते, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते, ठीक है।
तो ये तुम्हें सब पता होना चाहिए कैसे कैसे होल्ड हो रहा है। अब क्या भरोसा कि डायरेक्ट रिजल्ट से ही डायरेक्ट सवाल बन जाए पेपर में, कोई भरोसा नहीं है। अगला देखो। ए प्लस बी प्लस सी, कितने लोगों को इसका नाम पता है? जल्दी कमेंट करो फटाफट से, इस लोगों को क्या बोलते हैं? अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ये होल्ड होता है एडिशन में, ठीक है। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ होल्ड एडिशन में। अब इसकी एक और खास बात ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड हो जाता है। ए डॉट बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी और डॉट सी। ये इसकी खास बात है कि एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड हो जाता है। ये इसकी खास बात है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे ये दोनों, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और पहले दूसरे तो है ही, ये सारे इंपॉर्टेंट है यार, सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हम मैं किसी के संग पक्षपात नहीं कर सकता कि मैं इसको कम आंकू उसको ज्यादा आंकू, ऐसा नहीं कर सकता मैं। इसके बाद आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सभी लोगों को पता है ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम कर देते हैं और कॉलम को सर रो कर देते हैं। तो लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स है, एंड इफ वी चेंज रोज इन कॉलम्स, रोज इन कॉलम्स, अगर मैं कॉलम को रोज को कॉलम में चेंज कर दूं और कॉलम्स इन रो सॉरी कॉलम्स इन रो, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देन इट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, यहां तक सभी को सब समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल, इसको दिखाते कैसे? इसको दिखाते हैं ए डैश से या ए ट्रांसपोज से, दोनों बातें सेम ही है। ठीक है, एग्जाम्पल ये रहा, मान के चलो एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे डिफाइन करी कोई 1 7 6, ठीक है, और 0 2 और ये 3। तो ट्रांसपोज कैसे डिफाइन होगा? जस्ट इसका ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगा। 1 7 6, पहली रो का पहला कॉलम बना दिया, 0 2 और ये 3 बन गया। क्लियर टू एवरीवन? सिंपल है ना? ठीक है। तो डायरेक्ट आपको पेपर के लिए क्या याद रखना है? ये स्टार पॉइंट याद रखना है। स्टार पॉइंट कैसा? कि ए बराबर अगर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, पेपर में, ये तो मैं कह रहा हूँ तुमसे सिंपल चीजें होती हैं, उनको घुमाने का तरीका पूछने का अलग हो जाता है। ठीक है, अगर एम क्रॉस एन है तो यहां से हम क्या कह पाएंगे? तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? अब ध्यान से देखो, इसका ऑर्डर चेंज हो गया। यहाँ पे ऑर्डर क्या था? 2 क्रॉस 3, और यहाँ पे क्या हो गया? 3 क्रॉस 2। तो बस ये तुम्हें याद रखना है कि ए आई जी का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन क्रॉस एम। ठीक, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है, और आप इसको खुद से वेरीफाई भी करोगे। तो ये देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, बड़े ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ये हर जगह यूज होती है। कैसे खुलता है हमेशा सुनो, एडिशन जब भी लगा हो तो ट्रांसपोज डायरेक्ट खुलेगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अगर वहीं मैं ऐसा कर दूं तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज मैंने कर दिया तो क्या, तो कैसे खुलेगा फिर? ये तो उल्टा खुलेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ गाइस, ये कंटेंट बहुत अच्छा है, ऐसा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इतना सिंपल सिटी के साथ मैं आपको ये करवा रहा हूँ, ये बहुत हाई लेवल कंटेंट जाने वाला है। अल्फा ए का ट्रांसपोज, तो अल्फा तो बाहर आ जाएगा, ए पे ट्रांसपोज रह जाएगा। यहाँ पे अल्फा कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, अल्फा कोई कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बड़े ध्यान से सुनना। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगर मैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा कर दूं तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। ऐसा मैं कब कर रहा हूं? ऐसा मैं तब कर रहा हूं जब मुझे ऐसा हो रहा है। ऐसा कब हो रहा है? जब मैंने ट्रांसपोज किया इवन टाइम्स, इवन टाइम्स ट्रांसपोज।
मतलब मैंने यहाँ पे 2 बार या 4 बार करूंगा तो मुझे ए लॉट करके मिलेगा। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो, अगर मैं करते ही जा रहा हूँ करते ही जा रहा हूँ ट्रांसपोज को, तो मुझे मिलेगा ए ट्रांसपोज कब, जब मैं ऑड टाइम्स करूंगा। इसको याद रखना, ऑड टाइम्स ट्रांसपोज। यहां से क्वेश्चन फ्रेम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि यहां से ट्रांसपोज के ऊपर क्वेश्चन को किस तरह से फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है गाइस, बहुत अच्छे। अभी मैं तुम्हें पूरा खेल समझाऊंगा, पूरा ट्रांसपोज का और ट्रेस का। अभी पहले समझते जाओ मैं कैसे कैसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ, अरे क्या हो गया ये, मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सर ये क्या होता है, ये तो सभी को हाल फिलहाल पता ही होगा। सम ऑफ ऑल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। सारे के सारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के सम को हम क्या बोल देते हैं, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रेस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, इज नोन एज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर टू एवरीवन? क्या सारी चीजें यहां तक प्रॉपर तरीके से क्लियर हैं? यहाँ पे मैं फिर दोबारा हाईलाइट करना चाहूंगा स्क्वायर को। ट्रेस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो पेपर में यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। हमको बहुआयामी सोचना होगा, अलग अलग डायमेंशन में हमको सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम हो सकता है। ठीक है, कि सपोज करो ए कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं इसका ट्रेस क्या होगा, एवरीवन, ट्रेस ऑफ ए तो हो जाएगा वो ए प्लस ई प्लस आई। मतलब जो जो हमारा जो मुख्य प्रिंसिपल जो डायगोनल होता है, इसके सारे एलिमेंट्स का सम कर देते हैं, यही क्या बनता है, यही हमारा ट्रेस बनता है। अब इसी बात को देखो मैथमेटिक्स में और कैसे घुमा के लिख सकते हैं, यहां से क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस हैं। ट्रेस ऑफ ए, इसको ऐसे भी लिख देते कई कई लोग, समेशन आई बराबर 1 से लेके एन तक और ए आई आई। देखो कितने खूबसूरती से मैथमेटिक्स में सजा के लिखा गया है ये। इसको देखो बड़े ध्यान से। इसका मतलब क्या है, वन डालोगे यहाँ पे, आई का मान 1 से लेके एन तक है, अब मैट्रिक्स का ऑर्डर एन तक हो, कुछ भी हो सकता है। तो 1 1 या आई आई दोनों पे, तो 1 1 2 2 3 3। मतलब सारे के सारे सर बात यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट की हो रही है। बात किसकी हो रही है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स की। उन्हीं को संजो करके रखने का एक नया तरीका निकाल दिया, मैथमेटिकल वे। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है, मैं आपको हर तरह से सोचना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अपना दिमाग को एकदम चौकन्ना रखना है पेपर में, क्योंकि समय बहुत ही कम होता है, तो खुला दिमाग रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज, तो इसकी प्रॉपर्टी काफी अच्छी होती है। तो देखो भाई, पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ ए प्लस बी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट गाइस, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये। ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। दूसरी, ट्रेस ऑफ के टाइम्स ए, के यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, के बाहर आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, यहां से थोड़ा खेल बदलना शुरू होता है, ट्रेस ऑफ ए बी। अगर हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उनका ट्रेस क्या होगा, जस्ट उल्टा कर देंगे, ट्रेस ऑफ बी ए। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरे पास केवल एक ही पॉसिबिलिटी थी कि मैंने ए बी को बी ए पलट दिया। अच्छा, अगर ऐसे होता तो ट्रेस ऑफ ए बी सी, तो क्या करते, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसमें केवल यही होता है, सी बी ए पलट दिया। क्या केवल यही एक तरीका है पलटने का, सोच के देखो, नहीं। जब भी मैट्रिक्स 3 या 3 से अधिक होती हैं तो हमारे पास यहाँ पे साइकिल मैटर करती है। साइकिल मैटर, सब देखो कैसे करती है वो समझा रहा हूँ। ये ऐसे सवाल एलटी के में देखा आए हैं ऐसे सवाल, साइकिल मैटर्स। सर साइकिल कैसे मैटर करेगी, देखो ए
बी और ये सी। अब देखो साइकिल कैसे मैटर करती है। हमको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑर्डर दिया होता है उसको फॉलो करते हैं हम, बस सिंपल। हम बस उसको फॉलो करते हैं। ए से बी पे गए, बी से सी पे जा रहे हैं और सी से ए पे जा रहे हैं। अब हम कैसे भी पकड़ सकते हैं, किसी को भी पकड़ लो अब यहाँ से आप। अब देखो सेम यही कहानी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब देखो ट्रेस ए बी सी किस किस के बराबर हो सकता है। इस बार मैंने सी को पकड़ा, तो सी से साइकिल टूटनी नहीं चाहिए, सीक्वेंस फॉलो करो, सी से ए और ए से बी। देखो सी से मैंने क्या कर दिया, ये एक मिनट रुकना जरा, ये शायद मैंने उल्टा लिख दिया है ना। उल्टा लिख दिया मैंने गाइस, ये मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा सही करेंगे, यहाँ पे बनेगा ये सी ए भी बनेगा। इट्स अ टाइपिंग एरर, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। यहाँ पे बनेगा सी ए बी। ओके अब देखो ध्यान से, यहाँ पे गलती के चांसेस हैं। देखो जब भी तीन वाला होता है तो इसको कैसे लिखते हैं, कैसे हैं, यहाँ पे हमारे पास हर एक संभावना पॉसिबल हो सकती है, बस साइकिल टूटनी नहीं चाहिए। जो दिया है उसको लिख लो, साइकिल बना लो सर, ए से बी, बी से सी से ए। अब किसी को पकड़ लो, यहाँ पे तीन छोर है हमारे पास, तो तीन रास्ते बनेंगे। तो पहले छोर में मैंने सी को पकड़ा, तो क्या बना सीक्वेंस, सी से ए से बी और बी से सी। देखो सी से ए से बी, वापस बी से सी पे पहुंच जाएंगे। अच्छा अगर मैंने सर दोबारा से ए को पकड़ लिया, तो ए से बी से सी और सी से ए वापस बन जाएगा। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है, बी को पकड़ लो, बी से सी और सी से ए, तो ये और बन सकता है बी सी ए। यहां से गाइस ये भी बन सकता है। और एक को तो हम पकड़ के चले ही हैं स्टार्टिंग में, ट्रेस ऑफ ए बी सी। गाइस इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल बनने के चांसेस 100% हैं। तीन मैट्रिक्स में आपको घुमा देगा वो, क्योंकि दो को सबको पता होता है कि जस्ट उल्टा कर देते हैं। जब तीन तीन या चार चार मैट्रिक्स घुस पड़ती हैं तब लफड़ा कैसे पड़ता है। एक क्वेश्चन करा रहा हूं, बड़े ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है गाइस, क्वेश्चन है इफ ए बी सी और डी, अरे भाई ये क्या हो जाता है बार बार, ए बी और सी डी स्क्वायर मैट्रिक्स देन स्क्वायर मैट्रिक्स देन ट्रेस ऑफ ए बी सी डी, ये क्या होगा। ऑप्शन नंबर वन ट्रेस ऑफ डी ए बी सी, इसमें एक से अधिक करेक्ट है, ठीक है। ट्रेस ऑफ डी ए बी सी। ऑप्शन नंबर टू ट्रेस ऑफ बी सी डी ए, बी सी डी ए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ट्रेस ऑफ सी डी बी ए, सी डी बी ए। और चौथा ऑप्शन ट्रेस ऑफ सी डी ए बी। अब करो, है कि नहीं आगे क्वेश्चन घुमाने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। घुमा इस क्वेश्चन को, वेरी सिंपल। साइकिल बनाओ, ए बी सी और डी, ए से बी पे जाएंगे, सी से बी पे, बी से सी पे जाएंगे, सी से डी पे और डी से वापस ए पे। अब चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या पॉसिबल है। तो पहले चेक करो डी, छोर पकड़ो, सब में छोर क्या है, डी सी, सी तो डी को पकड़ो। जब डी को छोर पकड़ेंगे तो साइकिल को प्रिजर्व रखना है, तो डी से ए पे जाएंगे, डी से ए पे जा रहे हैं, ए से बी पे जा रहे हैं, ए से बी पे जा रहे हैं, बी से सी पे, बी से सी, पहला सही है। अब दूसरे में बी को पकड़ा है, बी को पकड़ो, बी से सी पे जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, सी से डी पे जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, डी से ए पे जा रहे हैं, ये भी सही है। अब सी को पकड़ रहा है, अब सी को जब पकड़ा है तो सी से डी पे जा रहे हैं, देखो डी पे जा रहे हैं, सही है। अब डी से ए पे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ डी से बी पे चला गया, ये गलत। तो यहाँ पे तीन सही हो गए, पहला दूसरा और चौथा। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन बनता है पेपर में, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है। इसमें जल्दबाजी में गलती नहीं करना कि डी सी बी ए कर दिया, जो मैंने अभी ऊपर कर दिया था मैंने अभी, वो काम यहाँ नहीं करना, ठीक है। क्योंकि 99% लोग ये सोचते हैं कि इसमें जस्ट हम रिवर्स ऑर्डर कर देते हैं, ये केवल दो में काम करता है। और दो में भी तुम रट के बैठे हो, दो में काम करता है, दो में भी साइकिल चलाओ। यहाँ पे केवल दो ही रास्ते तो पॉसिबल है, ए से बी पे और बी से ए पे। इस वजह से हम यहाँ रट लेते हैं कि जस्ट उल्टा कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल टीम में उल्टा नहीं करते हैं, एक्चुअल टीम में साइकिल को फॉलो करते हैं। साइकिल का ऑर्डर नहीं खराब होना चाहिए, पकड़ के तुम कहीं से बैठ जाओ, चाहे डी से पकड़ो, चाहे ए से पकड़ो, चाहे बी से पकड़ो, साइकिल एक बार तुम्हें बना ली, उसका ऑर्डर कभी खराब नहीं होना चाहिए। आई थिंक इट्स क्लियर गाइस, ओके, बहुत अच्छे। तो अगला क्वेश्चन यही था जो मैंने आपको करवा दिया, ट्रेस ऑफ एबीसी वाला। तो बस आज की क्लास को यहीं पे हम एंड रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्यारे प्यारे कमेंट्स की बेशुमार लाइन लगा दो, क्लासेस आपको डेली मिलती रहेंगी। आपका एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए इतने बड़े मोटिवेशन का काम करता है। अगर क्लास दिल से पसंद आई है
तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगौरिया आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले जोरदार धमाकेदार वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो। ओके बाय एंड गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।